वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए जो आगामी परीक्षा है आपकी, इसके लिए सामान्य अध्ययन विषय का टेस्ट नंबर 2 लगा रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है और इसका सेकेंड पार्ट, इसका एक पार्ट आ चुका है। इसके पहले भी टेस्ट नंबर 1 के 4 या 5 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न रहेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, या फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताना है। अब बात हो रही है जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब में यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके अलावा ये भूमध्य रेखा होती है जिसको विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। तो अब पूछा है कि वायुमंडल में जब जलवाष्प की मात्रा है तो ये भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? तो ये घट जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको डिक्रीज जो कहते हैं, ये कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने ये प्रश्न देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 10% का नियम निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो 10% का नियम था ये किस जीव विज्ञानी ने प्रतिपादित किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, लेवाशिए ने, या फिर लिंडमान ने? तो ये जो नियम था ये लिंडमान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन डी में दिया गया है लिंडमान, यही सही उत्तर हो जाएगा। ये है क्या? इनके अनुसार इन्होंने ये नियम दिया 10% का नियम, और इसमें था क्या? इस नियम के अनुसार जब एक पोषण स्तर जो होता है ना, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जो ऊर्जा है वो सिर्फ 10% ही स्थानांतरित होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे कि कोई एक शाकाहारी प्राणी है, कोई शाकाहारी जीव है, जैसे कि मान लेते हैं हिरण है। हिरण है शाकाहारी जीव। हिरण ने किसी घास को खाया या फिर किसी जीव को खाया, ठीक है। उसके बाद हिरण को किसी मांसाहारी व्यक्ति ने खाया, शेर ने खाया, किसी ने खाया। अब उस शेर को किसी और सर्वभक्षी के द्वारा खाया गया या फिर मांसाहारी के द्वारा खाया गया। तो यहाँ से जो है हिरण को इस साग सब्जी से 10% ऊर्जा मिली, इसकी पूरी एनर्जी से। अब इसकी पूरी एनर्जी और हिरण की पूरी एनर्जी का 10% ही इस शेर को मिलेगा, और शेर को खाने वाले को भी इसके बाद भी 10% मिलेगा। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो सिर्फ 10% होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक। पोषण स्तर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब समझ आया? यहाँ पर सही उत्तर लिंडमान हो जाएगा। ये जो नियम है ये लिंडमान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो जो पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये किसका बना होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, कौन से तत्व होते हैं, ये बताना है। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या फिर मैग्नीज? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें मैग्नीशियम मिलता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या फिर 135 सेंटीमीटर? तो भारत की जो एवरेज वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है भारत की, ये 125 सेंटीमीटर है। ये औसत वार्षिक वर्षा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसमें वेरिएशन मिलते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कुछ और होगी, मध्य प्रदेश की कुछ अलग होगी मानसून की स्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे भारत की ले ले तो 125 सेंटीमीटर मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते को कब लागू किया गया था? 2016 में, 2017 में, या फिर 2018 में, या फिर 2019 में? तो जो पेरिस समझौता था ये 2016 में लागू किया गया था। कोप 22 के नाम से इसको जाना जाता है। कोप 22 हुआ था, ये मोरक्को के मराकस में आयोजित किया गया था, और यहीं पर पेरिस समझौता सामने आया था 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा
ऑप्शन ए में दिया गया है 2016, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पुरस्कारों से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया तथा इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है, कब शुरू किया गया और राशि बताना है। 1969 5 लाख, 1970 10 लाख, या फिर 1969 10 लाख, या फिर 1970। तो ये जो पुरस्कार हैं, पहली चीज़ तो 1969 में शुरू किया गया था। दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस के अवसर पर 1969 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरी चीज़, ये पुरस्कार जो है सिनेमा की श्रेणी में दिया जाता है। सिनेमा की श्रेणी में दिया जाने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख पुरस्कार है, इसको याद रखना है। इसकी श्रेणी भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके अलावा इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार के साथ साथ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक स्वर्ण कमल मिलता है, 10 लाख रुपए मिलते हैं और शॉल मिलता है। ठीक है, तो अब 1969 और 10 लाख कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी साहित्य या फिर कहें साहित्य की श्रेणी में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये किसको प्रदान किया गया था? हिंदी भाषा के लिए। आशापूर्णा देवी, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर चिदम्बरा तो एक कहें कि एक साहित्य है, या फिर अमिताभ घोष। तो ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत भी पूछते हैं 1965 में, 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और सबसे पहली बार ये एक मलयालम साहित्यकार को दिया गया था जिनका नाम था जी शंकर कुरूप। ये एक मलयालम साहित्यकार थे, इनको सबसे पहली बार 1965 में दिया गया। इसके बाद सबसे पहले हिंदी लेखक जिनको पुरस्कार दिया गया ये थे सुमित्रा नंदन पंत, और 1968 में इनको ये पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी के कवि थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन में आशापूर्णा देवी दिया गया है, और ये पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगी? आशापूर्णा देवी, और उनको मिला था 1976 में, 1976 में। क्लियर है। यहाँ पर हमने कई सारे फैक्ट देख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए स्थापित किया गया। यह किस सन में स्थापित किया गया था? तो ये जो पुरस्कार है ये किस सन में स्थापित किया गया था ये बताना है। 1984, 1985, 1986 या फिर 1987। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही साथ 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये पुरस्कार हमने देखा। क्लियर है। 1986 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1980, 1983, 1987 या फिर 1988। तो आचार्य विनोबा भावे जाना माना नाम है, भूमिगत आंदोलन से जुड़े रहे। इसके अलावा इनको भारत रत्न प्रदान किया गया 1983 में, 1983 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1983। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बुक से संबंधित है। एक बुक का नाम दिया गया है द एप्पल कार्ट। ये पुस्तक किस लेखक की है? किसने इसको लिखा है बताना है। हेराल्ड जी लॉस्की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या फिर शेक्सपियर, या फिर जॉन मिल्टन। सारे ही महत्वपूर्ण नाम हैं। तो ये जो पुस्तक है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है द एप्पल कार्ट। इसके अलावा सीजर एंड क्लियोपेट्रा इन्हीं की पुस्तक है। मैन एंड सुपरमैन भी इन्हीं की पुस्तक है। और एक और पुस्तक है इनकी, आर्म्स एंड द मैन, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पर हमने इसको देखा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे भी जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।